Yes, guys, welcome to our class 2 of capital budgeting. अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में हमने कुछ बोला था आपको। क्या बोला था कि ये जो सेशन रहेगा ये पावर पैक सेशन रहेगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटल बजटिंग के अंदर हम लोगों ने कौन से का ख्याल रखना चाहिए। हम आज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से। ठीक है, आज का टारगेट क्या है हमारा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एक्सीडेंट पॉइंट्स, रिप्लेसमेंट, देन मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड एनपीवी, एडजस्टेड एनपीवी। तो अपना आज का सेशन एकदम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पे बेस्ड रहेगा। डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इनफ्लो है तो आप इसको तीन तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपका सीएफएटी इनफ्लो है तो आप इसे तीन तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहला तरीका है, आपको दिया रहेगा रेवेन्यू, आपको दिया रहेगा एक्सपेंसेस मतलब आउटफ्लो, आप ले लो सी पार्ट में आपका डेप्रिसिएशन। फिर आप डी पार्ट में क्या करोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे। बोलो बोलो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं अपन। यस, क्या करेंगे बताओ? ए रेवेन्यू, एनएस बी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आप चार्ज करोगे टैक्स। एफ पार्ट में आप लिखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच डी। डी पार्ट में आप कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए एफ में आपको एड बैक करना होगा डेप्रिसिएशन। आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के लिए एफ में ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन वाला। एवरीवन क्लियर? क्या किया फिर से एक बार सुन लो। ये रेवेन्यू आपका इनफ्लो है, एक्सपेंसेस आपके आउटफ्लो है, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं मगर एक्सपेंस है। तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन लेस किया था, टैक्स निकाल लिया, डेप्रिसिएशन का काम खत्म हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, अब तो पूरा काम खत्म हो गया। अब सीधा सीधा पैट में आपको पैट का इनफ्लो नहीं मिलने वाला है। डेप्रिसिएशन लेस कर कर आया था, आपने डेप्रिसिएशन रिवर्स करके ऐड बैक कर। करेक्ट? रिवर्स करने के लिए जो चीज पहले लेस हुई थी वो क्या होती है? ऐड बैक होती है। आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मेथड टू पे आते हैं दोस्त। मेथड टू जो है, मेथड टू में ये पार्ट सेम है टैक्स तक। तो पहले क्या लेंगे? रेवेन्यू वो आपका इनफ्लो है, एक्सपेंस वो आपका आउटफ्लो है, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है बट फिर भी लेना पड़ेगा बिकॉज वो आपका एक्सपेंस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, टैक्स निकाल लो। आप सबको पता है टैक्स डी पर निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आपने टैक्स निकाल दिया। अब क्या बोलता हूँ ये मेथड, एफ पार्ट में डायरेक्ट सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सीधा सीधा टैक्स निकाल दिया। अब आप बोलिए ए पार्ट आपका रेवेन्यू क्या है, बी पार्ट एक्सपेंस क्या है, आउटफ्लो है, सी पार्ट कुछ नहीं है छोड़ दो, डी पार्ट कुछ नहीं है छोड़ दो, टैक्स आपका आउटफ्लो। इनफ्लो इज रेवेन्यू, आउटफ्लो इज एक्सपेंस एंड टैक्स इज ऑल्सो आउटफ्लो। टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद आप एड बैक डेप्रिसिएशन। डायरेक्ट निकालो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने की क्या जरूरत है?
आप सीधा सीधा टैक्स निकाल चुके हो, काम खत्म हो चुका है डेप्रिसिएशन का। आप सिर्फ इनफ्लो देखो और आउटफ्लो देखो। मेथड 2 सबसे सिंपल। मेथड 3 जो है वो स्पेसिफिकली अपने को तब यूज में आता है जब अपने को डेप्रिसिएशन सेपरेट ट्रीट करना है, बाकी आइटम से। तो आपके इस केस में ए पार्ट में आएगा रेवेन्यू, बी पार्ट में आएगा आपका एक्सपेंस, पार्ट में आएगा नेट रेवेन्यू, रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है अभी तक। डी पार्ट में आएगा आपका टैक्स, आप टैक्स हर बार लेते थे, यहां पर ले रहे हो। एंड फिर पार्ट में लोगे रेवेन्यू, रेवेन्यू आफ्टर टैक्स। अब एफ पार्ट में आप लोगे डेप्रिसिएशन, और जी पार्ट में डेप्रिसिएशन पर निकालोगे टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड सेविंग्स मतलब इनफ्लो। अब पार्ट में आप कैसे आएगा, ये आपका रेवेन्यू इनफ्लो था, ये आपका एक्सपेंस, नेट रेवेन्यू मतलब आ गया, टैक्स आपका आउटफ्लो था, नेट इनफ्लो आ गया। यहां से स्टार्टिंग से ई तक कोई भी नॉन कैश आइटम था ही नहीं। ये पांचों में अगर नॉन कैश आइटम है ही नहीं, मेरा नेट इनफ्लो। अब डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, बट एक्सपेंस है। इस पर मिलेगा टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड आपका फ्लो है। अब आप बोलिए ई पार्ट क्या है और एफ सॉरी जी पार्ट क्या है इनफ्लो। तो ये पेटी निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्लस ऑफ यू प्लस जी कर देंगे, बात खत्म। ये आपका नेट इनफ्लो आ जाएगा, टोटल इनफ्लो। डेप्रिसिएशन क्यों लेते हैं, टैक्स की वजह से। तो ये टैक्स शील्ड डेप्रिसिएशन की वजह से बचने वाला टैक्स है, वो आपका इनफ्लो है एवरीवन। फिर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन पर जो टैक्स शील्ड आ रहा है वो इनफ्लो ले लो, और ये जो फाइनल आंसर आया था आपका ई वाला, ये भी आपका इनफ्लो है। दोनों इनफ्लो ऐड कर दो, आ जाएगा। आपको पता है तीनों मेथड से आंसर से कोई भी क्वेश्चन ट्राई करते हो कि आंसर सेम आता है, बट स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक मेथड बहुत इजी लग जाता है आपको प्रैक्टिस। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जिस मेथड में डेप्रिसिएशन नंबर्स बहुत बड़े हैं मगर बाकी ऊपर के रेवेन्यू के नंबर बहुत छोटे, मेथड। आपको याद है रिप्लेसमेंट वाले दो क्वेश्चन, क्रेन वाला जो क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट ऑफ क्रेन, तो अगला वाला क्वेश्चन था तो में से नेक्स्ट वाला क्रेन वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन जो है उस अप्लाई किया, क्योंकि उस क्वेश्चन में रेवेन्यू था आपका 3 लाख, टैक्स आपका एक्सपेंस था ही नहीं, उधर उधर एक्सपेंस था ही नहीं। डायरेक्ट रेवेन्यू पर मतलब सेविंग पर आपने लगाया टैक्स 50%, 1.5 लाख का बचा हुआ टैक्स आता है 1.5 लाख का, और रेवेन्यू आता है 1.5 लाख का आफ्टर टैक्स। ये आपका एक इन्फ्लो। मगर डेप्रिसिएशन जो है ना बहुत बड़े बड़े नंबर, 10 12। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे केस में अगर मैं डेप्रिसिएशन मेथड 1 या 2 से सॉल्व करूंगा तो डेप्रिसिएशन पहले ही डिडक्ट करके बाद में टैक्स निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते साथ ही मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस में जाएगा, और फिर मुझे टैक्स नहीं टैक्स शील्ड निकालना पड़ेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बेटर ये, जब डेप्रिसिएशन की नंबर की वजह से लॉस आता है तो बेटर रहेगा ना डेप्रिसिएशन अलग लो, बाकी आइटम अलग, और बाकी क्वेश्चंस तो मेथड में। और अगर आपको मेथड 1 अच्छा लगता
वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी? हेलो 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 हेलो, क्या अभी भी मेरा आवाज एकदम क्लियर आ रहा है या ब्रेक? हेलो। हेलो। कर सकते? क्या रहा था?
हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, हाँ अभी आ रहा है, अभी चेक कर लेना एक बार। हेलो हेलो चेक, हेलो, अभी समझेगा, ठीक है। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। चलिए दोस्तों, आई थिंक अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बार मुझे सब लोग कंफर्मेशन देंगे कि सब कुछ एकदम क्लियर है क्या। ओके, और हमने ये CFAT इनफ्लो के 3 मेथड्स देखे। अब हम आउटफ्लो के 3 मेथड्स देखेंगे। आपको पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो की जानकारी दी जाती है, इनफ्लो की जानकारी दी नहीं जाती है। ऐसे केस में क्या होगा, आउटफ्लो में भी 3 मेथड्स आएंगे, मगर आपको एनपीवी नेगेटिव आएगा। अगर आप एनपीवी निकालोगे एनपीवी नेगेटिव आएगा। तो ऐसा क्या होता है एनपीवी नेगेटिव आने के बाद, तो कल तो हमने पढ़ा था कि एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। फिर हम लेसर नेगेटिव एनपीवी क्यों सिलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते, रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू नहीं दिया इसका मतलब क्या हुआ, दो मशीन है, रेवेन्यू दिया ही नहीं है दोनों का भी। इसका मतलब दोनों में रेवेन्यू है बट नहीं दिया आपको, बिकॉज दोनों का रेवेन्यू सेम है। और अगर रेवेन्यू सेम है दोनों का तो देकर क्या करोगे, वैसे भी इररिलेवेंट रहेगा वो। फॉर एग्जांपल मशीन है, मशीन भी, दोनों का रेवेन्यू 50 लाख है, तो वो लोग नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इररिलेवेंट। आप कौन सा भी मशीन सिलेक्ट करो सेम रेवेन्यू आने वाला, इसीलिए दिया नहीं है आपको। और इसीलिए आप क्या करते हो, सिर्फ एक्सपेंस के बेसिस पर, इस आउटफ्लो के बेसिस पर आपका आंसर निकालते हो। और इसलिए बोलते हो जिसमें कम आउटफ्लो है वो सिलेक्ट हो रहा है। समझे? तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में एक नोट जरूर आएगा, सिंस रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मशीन्स आर नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड टू बी सेम। ओके, कौन से क्वेश्चंस में, जहां पे सिर्फ आउटफ्लो की जानकारी दी है। तो CFAT आउटफ्लो, CFAT आउटफ्लो, तीन मेथड्स, CFAT के 3 मेथड्स, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अब आपको देंगे वो लोग रनिंग एक्सपेंसेस, ए पार्ट एक्सपेंसेस, बी पार्ट, वो आपको कुछ और नहीं देते हैं। क्या आप टैक्सेस लोगे, क्या आप टैक्सेस लोगे? यस, क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया रहेगा तो टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। अब टैक्स लेना है तो डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा तो यहां पर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस, मतलब A प्लस बी आ जाएगा, विच इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। A प्लस बी इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट आ गया। अब इस पर लेंगे हम टैक्स शील्ड, टैक्स नहीं लेते हैं, टैक्स शील्ड लेते हैं, बराबर है। टैक्स शील्ड किस पे निकलेगा, C पर। एक्सपेंस पर टैक्स शील्ड निकलता है, जो P&L में डेबिट हो रहे हैं उस पर टैक्स शील्ड निकलता है। अब FE पार्ट में पहले एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड निकाल लो। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, C माइनस D करना पड़ेगा। तो F पार्ट में आप डायरेक्टली CFAT निकाल सकते हो। CFAT के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, आपका E पार्ट जो है, क्या ये आपका आउटफ्लो है? नहीं, इसमें B एडेड है तो माइनस कर दो B पार्ट। एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड आपका आउटफ्लो बन सकता था बट उसमें एडेड है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम पे नहीं करेंगे तो आप लेस कर दो उसको।
जैसे आप CFD में पहले एड बैक करते थे ना डेप्रिसिएशन, ये देखो सेम किया ना, एड बैक की जगह लेस किया है। रीजन क्या है, उधर लेस हुआ था इसलिए अपन रिवर्स करने के लिए एड बैक किए थे, इधर एडेड था तो अपन लेस कर एडेड था तो अपन रिवर्स करने के लिए लेस कर रहे हैं। आर यू वेरी क्लियर? तो जब आपको सिर्फ एक्सपेंस दिए रहेंगे, रेवेन्यू का जानकारी नहीं दिया रहेगा, तब आप ये मेथड यूज करोगे, तब आप ये मेथड यूज करोगे। एंड नाउ मेथड 2 पे आते हैं, CFD का मेथड 2। आई थिंक यहां तक तो बिल्कुल सेम है, कॉपी कर लेता हूं मैं। एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, टोटल एक्सपेंस, टैक्स शील्ड। अब ये मेथड बोलता है भाई एक बार टैक्स शील्ड निकाल लिया, फिर क्यों तुमने निकालना है एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड, सीधा सीधा CFD निकालो, टाइम पास क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट CFD निकालो। बोलो ए क्या है? आउटफ्लो। बी कुछ नहीं है, सी भी कुछ नहीं है, डी आपका इनफ्लो है, डायरेक्ट A माइनस डी करना। एक आउटफ्लो था, एक इनफ्लो था, माइनस कर दिया तो नेट आउटफ्लो हो गया। ये तीनों जगह आपके कैश फ्लोज कौन से हैं? आउटफ्लो है। ये आपका आउटफ्लो था, ये कुछ नहीं था, ये भी आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन आया, मगर ये आपका इनफ्लो था। समझा कि नहीं? तो वैसे ये मेथड बोल रहा है अगर ये आपका आउटफ्लो है, ये कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका इनफ्लो है, तो सीधा सीधा आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर कर खेल खत्म करो ना। गॉट इट? अब मेथड 3 पर आते हैं, फिर से उन लोगों के लिए जिनका डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है। डेप्रिसिएशन अलग ट्रीट करो, बाकी एक्सपेंस अलग ट्रीट करो। तो यहां पर पहले आता है एक्सपेंस, उस पर ले लो टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड ऑन ए। फिर आएगा एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड, दैट विल बी A माइनस बी। देन डी पार्ट में ले लो डेप्रिसिएशन, और ई पार्ट में ले लो उस पर का टैक्स शील्ड ऑन डी। अब आप ही सोचिए कि ए आपका क्या है? आउटफ्लो। बी क्या है? इनफ्लो। सी क्या है? क्या कुछ नहीं, आउटफ्लो है ना, नेट आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो बन गया ना वो। तो फिर डी क्या है? कुछ नहीं है। और ई क्या है? इनफ्लो है। तो एफ में डायरेक्ट CFD निकाल लो, C माइनस ई। एक्सपेंस आफ्टर टैक्स शील्ड इज आउटफ्लो एंड डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड इज इनफ्लो। तो ये आउटफ्लो में से इनफ्लो लेस कर दिया तो नेट आउटफ्लो आ गया। ये समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या किसी को भी? तो CFD निकालने के ये 3 मेथड्स होते हैं दोस्तों, आपको जो कंफर्टेबल है वो मेथड यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम यहां टैक्स शील्ड को क्यों, टैक्स शील्ड को क्या कट कर दिया, डिलीट कर दिया कमेंट? समझ गया शायद। समझ में आ गया क्या? तो जब आउटफ्लोज दिए रहते ये मेथड से कर सकते हो। आपको ये मेथड्स का अगर प्रैक्टिस करना है तो मेरे रेगुलर नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है डायमेंशनल शाइलॉक वाला, वो क्वेश्चन के कैश फ्लो इससे सॉल्व कर लो, तीनों मेथड का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा और तीनों मेथड्स में आंसर सेम आते वो दिख जाएगा। इसके लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, इसके लिए बोल रहा हूँ, इनफ्लो के लिए। डायमेंशनल और शाइलॉक में इनफ्लो दिए हुए हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जहां पे मशीन का सिलेक्शन है और कैश रनिंग एक्सपेंसेस ही दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, और टैक्स का रेट दिया हुआ है, उन सब मेथड के लिए आप ये तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस के लिए, उन सभी क्वेश्चंस के लिए आप ये तीनों मेथड से ट्राई कर लो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम जो नोट लिख रहे हैं वो लिखा के दे रहा हूं मैं, नोट रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द प्रोजेक्ट मशीन, जो भी है मैं मशीन बुला रहा हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मशीन्स is not given, hence we assume it is same and hence
irrelevant for decision making purpose. Irrelevant for decision making purpose. Revenue from both the machines is not given, hence we assume it is same and hence irrelevant for decision making, and इसी वजह से हम लेसर नेगेटिव एनपीवी को सिलेक्ट करते हैं. इसका मतलब अगर इनफ्लोज दिए रहते थे, अगर बाकी आइटम्स इनफ्लो के दिए रहते थे, तो हम लोग फिर एनपीवी नेगेटिव आने के बाद रिजेक्ट कर देते. लेसर नेगेटिव को सिलेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते. बट अगर रेवेन्यू नहीं दिए रहेंगे, सेल वगैरह के फिगर्स नहीं दिए रहेंगे, तो ये नोट लिखकर अपन आगे लेसर नेगेटिव को सिलेक्ट करते हैं. देन दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एक कंसेप्ट है एनपीवी मेथड में, लाइफ इज अनइवन अगर रहेगा फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स और मशीन, तो क्या करते हैं हम लोग? EAV निकालते हैं दोस्तों. याद आया क्या EAV? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? इक्वेटेड एनुअल वैल्यू निकालते हैं हम लोग. और इक्वेटेड एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? वेयर इक्वेटेड एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू NPV डिवाइडेड बाय PVAF R, N. और ये फॉर्मूला कहां से आया? PV इज इक्वल टू A इंटू PVF. याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला? ये फाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला है. देयरफॉर कैन यू मेक इट A इज इक्वल टू PV अपॉन PVAF. व्हाट वाज A? एन्युटी. तो ये भी तो इक्वेटेड एनुअल वैल्यू मतलब एन्युटी तो हुआ. और व्हाट वाज प्रेजेंट वैल्यू? आज का वैल्यू. तो एनपीवी कब का वैल्यू है? आज का ही तो वैल्यू है. एंड डिवाइड बाय पीवीएफ. तो यहां पर भी तो पीवीएफ ही ले रहे हैं हम लोग. एवरीवन, जब आपके दो मशीन्स है और दोनों का लाइफ अलग अलग है, तो जिस मशीन का लाइफ ज्यादा रहेगा उसका एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव आएगा, जिस मशीन का लाइफ कम रहेगा उसका एनपीवी कम नेगेटिव आएगा, सॉरी कम पॉजिटिव आएगा. अगर दोनों नेगेटिव है एनपीवीज, तो जितना लाइफ ज्यादा रहेगा उतना नेगेटिव एनपीवी का नंबर भी बड़ा रहेगा. जितना लाइफ कम रहेगा उतना नेगेटिव एनपीवी का नंबर कम रहेगा. आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो. जब लाइफ सेम नहीं है तब एनपीवी पर फैसला मत लो. फिर किस पर फैसला लेंगे? ईएवी. उधर नोट लिखेंगे आप. उधर मतलब आंसर में क्या नोट लिखोगे? सिंस लाइफ ऑफ बोथ द मशीन इज नॉट सेम, अनइवन, वी यूज ईएवी फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. और फिर ईएवी का ये फॉर्मूला यूज करोगे, जो आपके एनपीवी के आंसर आएंगे वो न्यूमरेटर बन जाएंगे. आपका दोनों लाइफ का जो पीवीएफ रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा. सपोज एक का लाइफ 5 साल है तो 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो एक जगह पीवीएफ आएगा 10% 5 साल का, 1 से 5 साल, और दूसरी जगह लाइफ 8 इयर्स रहेगा तो 10% 8 इयर्स का पीवीएफ दूसरी जगह आएगा. तो ऑब्वियसली दोनों का ईएवी अलग अलग आएगा. अब आप फैसला ले लो कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए. अगर पॉजिटिव एनपीवीज रहेंगे तो उसको सिलेक्ट करो जिसका ईएवी ज्यादा है, हायर. और अगर नेगेटिव एनपीवीज है तो उसको सिलेक्ट करो जिसका ईएवी कम नेगेटिव है. समझ गए? तो ये कब यूज होता है ईएवी का कंसेप्ट? बोलिए. जब लाइफ दो मशीन्स का या दो प्रोजेक्ट का सेम नहीं होता है तब. अब बात करते मॉडिफाइड आईआरआर, बट उसके पहले बात करना पड़ेगा आपको मल्टीपल आईआरआर के बारे में. एक जो ओरिजिनल आपका आईआरआर है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल आईआरआर. क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल आईआरआर में एक प्रॉब्लम है. एक प्रोजेक्ट में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो आईआरआर आ रहे हैं. एक प्रोजेक्ट में दो आईआरआर आ रहे हैं. आई विल डायग्रामेटिकली टेल यू. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एनपीवी है, ये 0 है, और यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर है एक्स एक्सिस पर. एक्स एक्सिस पर ये ठीक है. नाउ एक आधे प्रोजेक्ट में इधर भी एनपीवी 0 आ रहा है, और आगे जाने के बाद में अगला डिस्काउंटिंग फैक्टर है जिधर वापस से एनपीवी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. अब इधर 0 आ रहा था तो अपन ने इसको आईआरआर माना, तो इसको आईआरआर 1 बुलाना पड़ेगा, और इधर भी आ रहा है तो इसको आईआरआर
2 बुलाना पड़ेगा। ऐसा कब होता है सर? ऐसा थोड़ा ना होता है ऐसा अगर आपके प्रोजेक्ट में लॉसेस है स्टार्टिंग में या बीच में, तो ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट जहां पर स्टार्टिंग में या बीच में लॉसेस होते हैं तब ऐसा हो सकता है। ऐसे करने के बाद आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सपोज फॉर एग्जांपल IRR1 आपका 12% आया, IRR2 आपका 18% आया। अब ये प्रोजेक्ट मुझे 12% दे रहा है या 18 दे रहा है, मैं ही कंफ्यूज हूं क्योंकि दो IRR आ रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पर सिंगल IRR पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड IRR। तो मॉडिफाइड IRR कब यूज होता है बोलो? जब ट्रेडिशनल IRR में 2 IRR मिल रहे हैं, मतलब मल्टीपल IRR आ रहे हैं। जब मल्टीपल IRR आ रहे हैं तो हम लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक IRR पे पहुंचने के लिए मॉडिफाइड IRR यूज करते हैं। ड्रॉ किया ही आपने? कर लो ड्रॉ फटाफट। इसको लिखो मल्टीपल IRR। IRR1 IRR2 कब पॉसिबल है ऐसे IRRs मिलना? कहीं पर भी बीच में या स्टार्टिंग में लॉसेस आते हैं तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, अब ऐसे केस में मॉडिफाइड IRR निकालते हैं। वी कंप्यूट मॉडिफाइड IRR इसके लिए स्टेप्स देख लो। सबसे पहले क्या करने का? इंटरिम के कैश फ्लोज जो होते हैं उसको देखने का अच्छे से। इंटरिम मतलब क्या? ड्यूरिंग द लाइफ। ड्यूरिंग द लाइफ वाले कैश फ्लोज में अगर आपके पास कैश फ्लोज नेगेटिव है तो उसको 0 ईयर पे लेकर आओ, और अगर पॉजिटिव है तो उसको टर्मिनल ईयर पे भेजो। रूल बोलो एक बार। अगर नेगेटिव कैश फ्लोज है तो 0 ईयर पर लाओ, अगर पॉजिटिव कैश फ्लोज है तो टर्मिनल ईयर पे भेजो। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 0 1 2 3 4 5 यहां पर आउटफ्लो है, यहां पर भी आउटफ्लो है, और ये तीनों जो है, ये चारों जो है इनफ्लो है। ठीक है, तो ये मेथड के मुताबिक इसको क्या करना है? 0 ईयर पे लाना है। इसको क्या करना है? 5th ईयर पे भेजना है। इसको क्या करना है? 5th ईयर पे भेजना है। इसको क्या करना है? 5th ईयर पे भेजना है। समझे? तो अब ऐसे केस में यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट नेगेटिव कैश फ्लोज टू ईयर 0, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। एक काम करो, आगे लिखो यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपन क्या बोलते हैं? केओ रेट। तो ये जो डिस्काउंटिंग हो रहा है इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट केओ रेट है। और आगे बोलेंगे कंपाउंड पॉजिटिव कैश फ्लोज टू टर्मिनल ईयर, मतलब एंड वैल्यू, एंड ईयर, टर्मिनल ईयर। अपने एग्जाम्पल में बोलो ईयर 5। टर्मिनल ईयर मतलब ईयर 5 हो गया एग्जाम्पल में। यूजिंग री इन्वेस्टमेंट रेट। यूजिंग विच रेट? री इन्वेस्टमेंट रेट। जो क्वेश्चन में री इन्वेस्टमेंट रेट दिया रहेगा वो रेट। तो अपन बोलेंगे यहां पर एट द रेट री इन्वेस्टमेंट रेट। कंपाउंडिंग जो हो रहा है किससे हो रहा है? एट द रेट री इन्वेस्टमेंट रेट। मुझे एक बात बोलो, चौथे साल का फिगर 5वें साल में भेजना है, कितने साल कंपाउंडिंग करूं? 1 साल। तीसरे साल का 5वें साल में भेजना होगा तो 2 साल।
दूसरे का 5वें में भेजना होगा तो 3 साल। कंपाउंडिंग के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, याद है क्या? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ ये? याद है आपको? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने ये एक ही फॉर्मूला सिखाया था कंपाउंडिंग का, और मैंने बोला था कि ये यूज होगा मॉडिफाइड आईआरआर में। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। ये आर कौन सा रेट रहेगा? री इन्वेस्टमेंट रेट रहेगा। ये आर रेट होगा री इन्वेस्टमेंट रेट। अब आप बोलिए आपके पास अब कितने कैश फ्लो बचे? 2। कौन से 2? ईयर 0 एंड ईयर 5। 2 ही कैश फ्लो बचे। तो स्टेप 3 में लिखो, नाउ वी आर लेफ्ट विथ only 2 cash flows, that is year 0 and year 5. फोर्थ स्टेप, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, थर्ड स्टेप में कुछ करना नहीं था, चाहिए तो फोर्थ मत लिखो, इसी को कंटिन्यू करते। नाउ फाइंड मॉडिफाइड आईआरआर, MIRR, मॉडिफाइड आईआरआर के आगे लिख दो इधर MIRR, मॉडिफाइड आईआरआर using future value is equal to present value into 1 plus r raised to n। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे? वही जो अभी कंपाउंडिंग के लिए यूज किया, वही यूज कर रहा हूं मैं। अब आप बोलिए फ्यूचर वैल्यू में कौन सा लूं? ईयर 5 का वैल्यू ले लेता हूं। प्रेजेंट वैल्यू कौन सा लूं? ईयर 0 का ले लेता हूं। आर कितना लूं? यही तो पता नहीं है। यही तो मेरा क्या बन गया? मॉडिफाइड आईआरआर। एंड एन कितना लूं? 5 ईयर लूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ईयर 0 का नंबर आता है सपोज 1 लाख, ईयर 5 का नंबर आता है सपोज 6 लाख, तो मेरा 1 लाख आज का 5 सालों में 6 लाख बन रहा है, तो कितने रेट से रिटर्न मिल रहा है वही तो निकाल रहा हूं मैं। उसी को तो मॉडिफाइड एरर बोल रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है अपने को, गॉट इट? तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड आईआरआर कंसेप्ट। मॉडिफाइड आईआरआर में हम क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग करते हैं क्योर रेट से, कंपाउंडिंग करते हैं रीइन्वेस्टमेंट रेट से। अब हमारे पास एक कैश फ्लो बन गया 0 ईयर का, एक कैश फ्लो बन गया टर्मिनल ईयर का। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन, और हमारा आर का वैल्यू निकालते हैं इधर। अब रेस टू एन करते वक्त ध्यान देना पड़ता है। आई होप आपको याद है रेस टू 5 वगैरह कैसे सॉल्व होता है वगैरह। अंडर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू 12 टाइम्स इंटू इज इक्वल टू सॉरी इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100। याद आया? हमने क्लास में बहुत बार सॉल्व किया था वो, कैलसी पर प्रैक्टिस भी किया था वो। आपको स्टेप्स दिखा के दे देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप क्या करोगे? अंडर रूट 12 टाइम्स करोगे, किस चीज को? समथिंग रेज टू पावर होता है ना, वो चीज को। समथिंग रेज टू पावर होता है ना, वो समथिंग को कैलसी पे दबाने का, एंड अंडर रूट कितनी बार दबाने का? 12 बार दबाने का कैलसी पर। -1 करने का, इनटू पावर करने का। व्हाट इज पावर? वो रेज टू समथिंग होता है ना, उसको पावर बोलते हैं। इनटू पावर कर दिया, फिर +1 करने का, इनटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 12 बार दबाने का। इज इक्वल टू 12 बार नहीं दबा रहे अपन, इनटू इज इक्वल टू 12 बार दबा रहे। अब जो भी आंसर आएगा -1 करके इंटू 100 कर दो, डायरेक्ट आंसर आर का आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आर का आ जाएगा। दिस इज मैथमेटिकल शॉर्टकट टेक्निक। बोलिए। तो अंडर रूट किसको कर रहे हैं अपन? 12 टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल 3.125 रेज टू 5 है सपोज, रेज टू 1/5 है सपोज। चलो तो क्या करेंगे? 3.125 इधर लेंगे, -1 करेंगे, इनटू पावर करते वक्त क्या करेंगे? इनटू 0.2 करेंगे। 0.2 क्यों? 1/5 मतलब 0.2 हो गया।
और फिर +1 फिर इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें -1 करके इंटू 100 करेंगे। एनीवेज नो नीड टू सॉल्व, बट आप सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका सबका आंसर सेम आता है क्या वो देखने आ जाएगा। रोशन यादव पूछ रहे किसी ने ईओ बैच किया है क्या, लिया है क्या, प्लीज रिप्लाई मी। रोशन ईओ बैच का टेंशन मत लो, बहुत अच्छा बैच रिकॉर्ड किया मैंने, बहुत अच्छा बैच लिया है। इनफैक्ट जो जो लोगों ने अभी तक ईओ बैच किया सब लोगों का फीडबैक भी है, और हर क्वेश्चन सॉल्व किया रेगुलर बैच का इन 34 लेक्चर्स। तो टोटल ड्यूरेशन इज 68 आवर्स। बोलिए आंसर क्या है? 25.6। 25.6 सबके कैलसी पर आया? नहीं आया? करेक्ट है ना? यस। 3.125 लेने का, 12 टाइम्स रूट दबाने का, -1 करने का, इंटू 0.2 करने का, +1 करने का, इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 12 बार दबाने का, जो भी आंसर आएगा -1 इंटू 100 कर देने का, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये था आपका एग्जाम्पल, मैं इसको हटा देता हूं, पता चला बाद में कोई पूछेगा डियर सर वो नंबर कहां से आया। ठीक है ये था आपका मॉडिफाइड आईआरआर वाला कंसेप्ट। अब ध्यान से सुनो, इफ इन मॉडिफाइड आईआरआर in the question we have cost of capital rate and financing cost rate। अब एक शब्द आ गया यहां पर, कौन सा शब्द आ गया? फाइनेंसिंग कॉस्ट रेट। तो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंसिंग रेट बता रहा है आपको। तो अब ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेकेंडरी बन जाता है, प्राइमरी बन जाता है आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट रेट। उस केस में डिस्काउंटिंग के लिए यूज होगा फाइनेंसिंग कॉस्ट रेट, और कंपाउंडिंग के लिए यूज होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। तो नीचे आगे लिखेंगे देन वी यूज फाइनेंसिंग कॉस्ट रेट for discounting, negative cash flows to year 0, and cost of capital rate। उस क्वेश्चन में फिर री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं देते वो लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट फॉर कंपाउंडिंग पॉजिटिव कैश फ्लो टू ईयर 5 बोल देंगे अपन, एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे तो टू ईयर 5। एवरीवन आर यू क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स? ये सब अपने रेगुलर बैच में अपन ने कवर किया है, ईओ बैच में मैंने वापस से इसे कवर किया है। ओके तो ऐसे केस में आपके आंसर्स मैच होते रहते, आगे बढ़ते रहते हम लोग। तो ये था दोस्तों आपका कौन सा कॉन्सेप्ट? मॉडिफाइड आईआरआर। कंप्लीटली सब चीजें मैंने बता दी मॉडिफाइड आईआरआर के बारे में आपको। अब बात करेंगे कैपिटल रैशनिंग के बारे में, जिसको हम भूल गए थे। कैपिटल रैशनिंग, व्हाट इज कैपिटल रैशनिंग गाइस? आप भी भूल गए शायद, रिप्लाई नहीं दे रहे हो। कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है कैपिटल बजटिंग अंडर रिसोर्स कंस्ट्रेंट। जब आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और आपके पास सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, इस पैसों को आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, रैंकिंग कैसे करोगे प्रोजेक्ट्स की, उसको बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग कंसेप्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल बजटिंग अंडर resource constraints। what is the meaning of resource constraint? limited amount of money। क्या 1 करोड़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है? यस अगर आपके मार्केट में प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो 10 करोड़ के अवेलेबल है भाई, 15 करोड़ के अवेलेबल है, तुम्हारा 1 करोड़ कौन सी बड़ी बात है?
10 लाख भी लिमिटेड है, 15 लाख भी लिमिटेड है, 50 लाख भी लिमिटेड है। जो अमाउंट गिवन रहेगा वो फाइनाइट रहेगा, वो तो लिमिटेड ही रहेगा। इन कंपैरिजन टू ह्यूमन वांट्स द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बोला था ना अपन ने इकोनॉमिक्स में। तो वैसे ही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी वही है। तो अगर आपके पास लिमिटेड सम ऑफ मनी है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है आपके पास क्वेश्चन में वो कौन से टाइप का है। वो प्रोजेक्ट आपका इनडिविजिबल है, इंडिविजिबल प्रोजेक्ट है, या वो डिविजिबल प्रोजेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजिबल प्रोजेक्ट? ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं तो छोड़ देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंडिविजिबल। और डिविजिबल क्या होता है? जिसमें आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ओनली फुल इन्वेस्टमेंट अलाउड। और यहां पर हम लिखेंगे पार्शियल इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। भाई ये पार्शियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लेस देन फुल को बोलते हैं पार्शियल। 2 लाख है आपके पास, 1,80,000 अवेलेबल है, कोई बात नहीं। आपके पास 80,000 अवेलेबल, अरे कोई बात नहीं, 20 अवेलेबल है, इट्स ओके। जितना अवेलेबल है डाल सकते हो, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट। आपके पास 2 लाख का प्रोजेक्ट था, 2 लाख नहीं आपके पास 1,50,000 है, मत डाल, इनडिविजिबल। पूरा 2 लाख है तो हाँ, नहीं तो छोड़ दे, इसको बोलते हैं इनडिविजिबल। 1,90,000 है, कोई फायदा नहीं है, 2 लाख है तो आओ, नहीं तो छोड़ दो, इसको बोलते हैं इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल होते हैं ना तो रैंकिंग की जाती है एनपीवी मेथड से, और अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते हैं ना तो रैंकिंग की जाएगी पीआई मेथड से। क्योंकि दोस्तों पीआई आपको पर रूपी इन्वेस्टमेंट दिखाता है कितना पीआई मिल रहा है, जबकि आपको एनपीवी दिखाता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट करोगे तो एनपीवी कितना मिलता है। तो इसका मतलब एनपीवी आपका आ रहा है फुल इन्वेस्टमेंट कंडीशन के साथ, बट पीआई आपको फुल इन्वेस्टमेंट कंडीशन नहीं बोलता है। फॉर एग्जांपल एनपीवी, एक प्रोजेक्ट है जिसका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एनपीवी 8,900 है पॉजिटिव। आप कंक्लूजन क्या बोलते हो? इफ वी टुडे इन्वेस्ट 1 लाख, इन टुडेज वैल्यू वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा 8,900। समझे कुछ? इसका मतलब एनपीवी आपको बोल रहा है पूरा 1 लाख इन्वेस्ट कर तभी ये मिलेगा। बट यहां पर दोस्तों, यहां पर पीआई जो है इसी प्रोजेक्ट का 1.08 आता है। तो ये क्या दिखा रहा है? एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड टुडे इन टुडेज वैल्यू यू आर गेटिंग 1 रुपी 8 पैसे। अब आपके पास जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट कर। तो ये पार्शियल इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहा है पीआई। कंक्लूजन से समझता है आपको। तो इसलिए जब जब डिविजिबल प्रोजेक्ट होते हैं वी यूज द रैंकिंग पीआई, whenever there is indivisible project we use the ranking NPV। समझ गए? अब इसमें कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आपको सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट देते हैं, उसके एनुअल कैश फ्लोज वगैरह आफ्टर टैक्स वगैरह देते हैं, लाइफ अलग 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 रहती है, और आपको बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5-10 लाख रुपए अवेलेबल है, आप बताइए कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे तो आप बताएंगे फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। पहले तो ये पार्ट समझ गए अच्छे से। अच्छा, ये पार्ट में एनपीवी का रैंकिंग आ गया। सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है इंडिविजिबल पे। इंडिविजिबल के आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट दिए, आपके पास एक 10 लाख का अमाउंट दिया है और बोला है कि इन 5 में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप सीधा सीधा हर एक का एनपीवी देखोगे, और जिसका एनपीवी ज्यादा रहेगा उसको रैंक 1 दोगे, जिसका एनपीवी कम रहेगा उसको रैंक 2, फिर अगला थर्ड वाला रैंक 3, ऐसे करते करते रैंक 5। निगेटिव एनपीवी रहेगा तो रैंक मत देना। समझ गए? एक बार रैंकिंग आ गया तो एक सेंटेंस लिखना वहां पर, इन्वेस्ट इन द सिलेक्ट द प्रोजेक्ट एज पर द रैंक्स। क्या बोलोगे आप? सिलेक्ट द प्रोजेक्ट्स एज पर द रैंक्स टिल द फंड्स आर एग्जॉस्टेड। टिल द फंड्स आर एग्जॉस्टेड मतलब पैसा खत्म होने तक हम उस प्रोजेक्ट्स को रैंक के मुताबिक सिलेक्ट करते रहेंगे। ओके, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट्स एज पर द रैंक्स टिल द फंड्स आर एग्जॉस्टेड, ये वर्ड यूज करेंगे। और उसके बाद हम डायरेक्टली रैंक 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर देखेंगे क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं उसका। रैंक, प्रोजेक्ट, एनपीवी, इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में आता है क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट।
याद आया ये फॉर्मेट? इस फॉर्मेट में हम सॉल्व करते हैं, पहले रैंक 1 लेते, फिर रैंक 2 लेते। सपोज रैंक 3 के लिए अपने पास पैसा नहीं है, खत्म होने आ रहा है, तो हम डायरेक्टली जंप कर देंगे रैंक 4 देखेंगे। रैंक 4 के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, कोई बात नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट कर दो। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर देते हैं। क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली जितना पैसा है उतने का होना चाहिए, ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, जितना फंड्स अवेलेबल है उतना पूरा क्यूमुलेटिव होना चाहिए अपना। और फिर आप कंक्लूजन में बोलोगे कि कितना एनपीवी आ रहा है, एनपीवी का क्या निकालोगे, टोटल। और फाइनली आप बोलोगे फॉर एग्जांपल फंड्स अवेलेबल 10 लाख रहेंगे, तो हम बोलेंगे वी इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज इन प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 4 एंड गेट द एनपीवी ऑफ रुपीज सो एंड सो। समझा? वी इन्वेस्टेड रुपीज 10 लैक्स, अगर अवेलेबल फंड्स 10 लैक्स थे तो पूरा मिलाकर हमने तीनों प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 10 लैक्स। क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट समझता क्या? फर्स्ट टोटल इधर आ गया था, फर्स्ट प्लस सेकंड टोटल इधर आ गया था, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फोर्थ टोटल इधर आ गया था, 10 लाख सपोज टोटल है। तो हम बोलते हैं फिर कि हम पूरा 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट 1, 2 और 4 में, और हमें एनपीवी इतना इतना मिल रहा है। इस तरीके से कंक्लूजन आता है। और सेम आप पीआई के लिए भी करते हो। पीआई के लिए भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सिर्फ रैंकिंग जो होगी वो कैसे होगी, पीआई के हिसाब से होगी। फॉर्मेट यही आएगा। सर एनपीवी की जगह पीआई आएगा ना, बिल्कुल नहीं। कंक्लूजन एनपीवी का ही आता है, आप कितना इन्वेस्ट करके आपको एनपीवी कितना मिल रहा है वही देखा जाता है, समझे? और जब आप पीआई मेथड से सॉल्व करते हो तो सपोज 2 मिनट के लिए सोचते हैं, फिर तो प्रोजेक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, तो थर्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट थर्ड में इन्वेस्टमेंट सपोज रिक्वायर्ड था 5 लाख, अपने पास से 2.5 लाख, ठीक है? तो उसका टोटल एनपीवी था सपोज 1 लाख, अपन लेंगे कितना, 50,000 पार्शियल एनपीवी लेंगे अपन। क्यों सर? क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसके हिसाब से एनपीवी आएगा फिर, समझे? तो फिर ऐसा ध्यान में रखना पड़ता है। और इसको निकालने का तरीका क्या सर, एनपीवी कैसे निकलता है उस केस में? ये तो आप हाफ हाफ कर दिए, बराबर इजी हो गया। आप सीधा सीधा पीआई को देखने का, सपोज उसका पीआई रहेगा, एग्जांपल कैलसी लो 1.38, सपोज थर्ड प्रोजेक्ट का पीआई है 1.38 एग्जांपल, तो कैलसी पे लेने का 1.38 माइनस करने का 1.38 एवरी 1 रुपी के लिए मिल रहा है, इनटू 2,50,000 कर दो। एग्जांपल था ये, ऑफकोर्स ये मैच नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर आएगा। आपका पार्शियल एनपीवी निकालने का तरीका ये। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने पार्शियल एनपीवी के लिए? पार्शियल एनपीवी निकालने के लिए फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं पीआई -1 इंटू पार्शियल इन्वेस्टमेंट जितना भी अपन ने किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम ट्राइंग टू कवर अप एज इफ वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, आई होप आप सबको समझ रहे हैं अच्छे से। ये रब कर देता हूं मैं। ये होता है जब आप रैंकिंग करोगे पीआई के बेसिस पर, मतलब प्रोजेक्ट्स कौन से रहेंगे, डिविजिबल, तब इस तरीके से सॉल्व होता है। और पहले वाला जो फॉर्मेट था वो इनडिविजिबल, उसमें हम थर्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किए ही नहीं थे, छोड़कर फोर्थ पे चले गए थे, क्योंकि वहां पर फुल इन्वेस्टमेंट कंपलसरी था। अंडरस्टूड? जब आप थर्ड को छोड़कर फोर्थ पर जाते हो ना, भूलना मत, याद से एक नोट लिखना, प्रोजेक्ट 3 with investment amount of so and so is not selected because available funds are so and so. समझे? For example, project 3 with initial investment of 5 lakh is not selected because the available funds are 2,50,000. कहाँ लिखोगे ये नोट? इनडिविजिबल में। डिविजिबल में कोई नोट नहीं आएगा, क्योंकि आप डिविजिबल में उस थर्ड को छोड़ ही नहीं रहे हो, उसमें पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो फिर? समझ गए? अब मैं आता हूं फिजिबल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पर। फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये लोग वर्ड यूज करते हैं, फाइंड आउट द फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, एंड रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी।
अब ऐसे केस में ये लोग अपने को क्या करते हैं, एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट देते हैं और अपने को अलग 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 प्रोजेक्ट्स देते हैं और आपको बोलते हैं कि बताओ कौन से प्रोजेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई, इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, नहीं ये ज़्यादा ही हो जाएगा, 10 लाख, 20 लाख, 12 लाख, फिर ले लेंगे 15 लाख, फिर ले लेंगे 8 लाख, एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए और इसके साथ साथ आपको वो क्या कर लेते, एनुअल कैश फ्लोज देते आफ्टर टैक्स, एनुअल सीएफटी, और आपको लाइफ भी देते हैं, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। आप क्या करोगे बताओ, आपको ऑब्वियसली वो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी देते हैं, क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया रहता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इन कैश फ्लोज के सामने इनका आर और एन यूज कर कर आप पीवीएफ निकाल लोगे, समझे? पीवीएफ निकाल लिया सब जगह का पीवीएफ निकालने के बाद आप उसे मल्टीप्लाई कर कर क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालोगे। यहां पर सब जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा तो फिर डायरेक्टली एनपीवी निकाल लो। एनपीवी निकाल लोगे मतलब क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस कर दो, एनपीवी आ जाएगा आपका। हर प्रोजेक्ट का क्या निकाल लिया आपने, इधर एनपीवीज निकाल लिए। एक बार एनपीवी आ गए तो उसके बाद आप फिजिबल कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हो। फिजिबल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, अगर उन्होंने बोला कि आपके पास टोटल पैसा 25 लाख अवेलेबल है, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे। तो अब इस केस में कॉम्बिनेशन ए एंड डी बन सकता है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, डी का कितना है 15 लाख, ये बन सकता है। सपोज इसका वैल्यू है 7 लाख, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा ए सी एंड ई, समझ गए? इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशंस बनने चालू हो जाएंगे। अगर सपोज इसका वैल्यू है 5 लाख तो आप बोलोगे और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 5 लाख नहीं रखना पड़ेगा इसका। सपोज इसका वैल्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट 25 का करना है ना, 25 माइनस 8 17 लाख रखेंगे, सपोज 17 लाख। तो बी एंड ई ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हो और हर कॉम्बिनेशन का आप क्या करते हो, एनपीवी ऐड करते हो, समझे कि नहीं? हर कॉम्बिनेशन का आप क्या करते हो, इधर इन्वेस्टमेंट लिखते हो और इधर एनपीवी निकालते हो और फिर रैंक करते हो, समझे कि नहीं? जैसे कि इधर अमाउंट हो गया 25 लाख, इधर अमाउंट हो गया 25 लाख, इधर अमाउंट हो गया 25 लाख। एक आधी बार शायद अमाउंट 25 लाख ना हो, 22 लाख हो, इट्स ओके। 22 लाख भी हुआ तो अपने को क्या प्रॉब्लम है, अपना एनपीवी हायर चाहिए। अब यहाँ पर एक एनपीवी आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा। सपोज इसका एनपीवी भारी है, ये रैंक 1 बन जाएगा, इसका एनपीवी सेकंड भारी है, ये रैंक 2, और इसका एनपीवी रैंक 3 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, फिजिबल कॉम्बिनेशंस एंड रैंक एज पर एनपीवी। समझा कैसे निकाला? एनी डाउट्स? तो आपको क्वेश्चन में जानकारी किधर तक दी रहती है, आपको क्वेश्चन में जानकारी किधर तक दी रहती है, इधर तक दिख रहा है क्या? यहां तक की जानकारी आपको क्वेश्चन में रहती है। इसके बाद फिर आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हो बाय ऑब्वियसली टेकिंग पीवीएफ फैक्टर, और फिर लाइफ के हिसाब से ऑफ कोर्स पीवीएफ फैक्टर निकालते हो। पीवीएफ फैक्टर को सीएफटी के साथ मल्टीप्लाई कर कर आपका प्रेजेंट वैल्यू आता है। प्रेजेंट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट में से माइनस करके आपका एनपीवी आता है। एनपीवी आने के बाद आप क्या करते हो, फिजिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हो और फिर अकॉर्डिंगली
जो कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा एनपीवी का टोटल आ रहा है उसको रैंक 1 दोगे, जिसका सेकंड हाईएस्ट आया उसको रैंक 3, रैंक 2, उसके बाद रैंक 3, उसके बाद रैंक 4, और वो आपका फाइनल आंसर है, उसके बाद कुछ करना नहीं आपको। समझे? इसको क्या बोलते हैं? फिजिबल कॉम्बिनेशन वाला प्रोजेक्ट, फिजिबल कॉम्बिनेशन वाला प्रोजेक्ट्स। एंड स्टेट कैलकुलेट द एनपीवी, जैसे मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखा है, रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आता है, फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। तो ये था दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रैशनिंग। अब आते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप आएगा मॉडिफाइड एनपीवी। कौन सा एनपीवी? मॉडिफाइड एनपीवी। एन, इसको बोलते हैं एम एनपीवी। कभी भी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में मॉडिफाइड एनपीवी डायरेक्टली पूछा जाता है। जब आपको एनपीवी और आईआरआर के कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आते हैं, सपोज एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 मिनट के लिए यहां पर अपन लिखते हैं मेथड्स, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, मेथड है एनपीवी, मेथड है आईआरआर। एनपीवी है इसका 70,000, इसका एनपीवी है 60,000, बट इसका आईआरआर है 20% और इसका आईआरआर है 30%। आप बोलो एनपीवी के बेसिस पर कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा, प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 2? प्रोजेक्ट 1। बट आईआरआर के बेसिस पर प्रोजेक्ट 2। कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आ गए, तो एक काम कर लो, मॉडिफाइड आईआरआर निकाल लो एंड मॉडिफाइड एनपीवी निकाल लो। अब दोनों का कंक्लूजन एक ही आएगा, दोनों का कंक्लूजन एक ही आएगा। मॉडिफाइड आईआरआर कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही है। प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 के डिटेल्स देख लो, जो भी इंटरिम के कैश फ्लोज है उसको टर्मिनल पे भेजो, जो भी नेगेटिव कैश फ्लोज है उसको 0 ईयर पे लाओ, और आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन। इसमें आर की वैल्यू ढूंढो, खेल खत्म। याद आया? बट मॉडिफाइड एनपीवी कैसे निकालते हैं? सेम मेथड है दोस्तों, सेम मेथड है। इंटरिम के कैश फ्लोज को फ्यूचर में भेजो टर्मिनल पर, नेगेटिव कैश फ्लोज को 0 ईयर में भेजो, ठीक है। अब आपके पास 2 कैश फ्लोज बचे, एक 0 ईयर का और एक टर्मिनल ईयर का। आपको टर्मिनल ईयर के कैश फ्लोज को क्या करना है, 0 ईयर पे लाना है यूजिंग क्यू रेट, यूजिंग क्यू रेट। अब माइनस करना है उसको। व्हाट इज एनपीवी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपने फ्यूचर वैल्यू जो 5th ईयर का था उसको 0 ईयर पे लाया, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, वो माइनस इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो आ गया मॉडिफाइड एनपीवी। तो मॉडिफाइड एनपीवी के स्टेप्स क्या रहेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टेप्स फॉर मॉडिफाइड एनपीवी। नंबर 1, क्या बोलेंगे, डिस्काउंट, negative cash flows to year 0, of course using KO rate, compound positive cash flows to terminal year, example year 5, using which rate, using which rate, reinvestment rate guys, यूजिंग रीइन्वेस्टमेंट रेट। आपने क्या कर दिया, उसको टर्मिनल वैल्यू पर भेज दिया। आप क्या करोगे बताओ, डिस्काउंट टर्मिनल ईयर कैश फ्लो टू ईयर 0 यूजिंग KO rate
मॉडिफाइड एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनटू ब्रैकेट कहां मिला हुआ अपने को स्टेप 3 में माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कहां मिला हुआ आपको स्टेप 1 में। क्या आपको ये सब समझ में आया? इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एनपीवी। कोई टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम के पहले ये स्टेप्स अच्छे से रिवाइज कर लो। और इससे रेफरेंसिंग अगर मेरे बुक का क्वेश्चन चाहिए आपको तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 22। पहले वाला जो था आपका फिजिबल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, इसके रेफरेंसिंग में अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरे बुक का वो क्वेश्चन नंबर है 24। बस ईओ बैच हो या रेगुलर बैच हो, क्वेश्चन नंबर तो ऑलमोस्ट वही है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन नंबर प्रिंटिंग में कुछ एरर रहेगा तो बात अलग है, जो मुझे लगता है इस चैप्टर में एक बार हुआ था, मुझे याद आ रहा है। अपन ने 19 लिखा था, याद है? कुछ तो ऐसा हुआ था। तो वो सिर्फ एक आध नंबर इधर उधर ढूंढ लेना, एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको। तो गाइस ये था आपका मॉडिफाइड आरआर। क्या बचा अभी दोस्तों बताइए? बचा है कुछ तो बचा है। एडजस्टेड एनपीवी बचा है दोस्तों। एडजस्टेड एनपीवी याद है तुमको? एडजस्टेड एनपीवी क्या करते हैं एडजस्टेड एनपीवी में? क्वेश्चनियर बुक रहेगा ना आपके पास, दिखाओ। एडजस्टेड एनपीवी वाला क्वेश्चन क्वेश्चनियर बुक में ही था। क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस दूंगा तो आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी, इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। एडजस्टेड एनपीवी के लिए बाय द वे क्वेश्चनियर बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग के, जरूर सॉल्व करके जाना। सब ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन और एमटीपी वगैरह सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। दो केसेस बचे आपने सॉल्व करने के, एक है एडजस्टेड एनपीवी और एक है रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों भी डिस्कस कर लेते, फिर आज का सेशन एंड करेंगे। एडजस्टेड एनपीवी के केस में क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले इज इक्वल टू बोल देता हूं मैं डायरेक्टली। एडजस्टेड एनपीवी इज नथिंग बट बेस एनपीवी निकालो एक प्रोजेक्ट का, और उस बेस एनपीवी में ऐड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, एक काम करो उसको बेस एनपीवी को एक काम करो ऐसे लिखो, माइनस इशू कॉस्ट, और फिर ऐड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बेस एनपीवी निकालते हैं। वेयर बेस एनपीवी कैसे निकलता है दोस्तों, बोलिए, याद आ रहा है कुछ? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्वेश्चनियर बुक। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्वेश्चनियर बुक। बेस एनपीवी निकालते वक्त आप उस प्रोजेक्ट का बेस एनपीवी निकालते वक्त सबसे पहले देखते हो कि आपका आउटफ्लो कितना है और आपका इनफ्लो कितना है, और आप ये सोचते हो जैसे वो प्रोजेक्ट पूरा ऑल इक्विटी फंडेड है। क्या है? ऑल इक्विटी फंडेड है। सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसका आउटफ्लो है 270 लाख, जानबूझ के उधर का नंबर ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा रिलेट करने में इजी होगा, और आपका एनुअल इनफ्लो होने वाला है उस प्रोजेक्ट से 42 लाख का। आपका केई का रेट है 14%, एनुअल इनफ्लो इनफाइनेटली होने वाला है। तो आप क्या करोगे, बेस एनपीवी निकालने के लिए आप ऐसा अज्यूम करोगे, बेस एनपीवी निकालने के लिए कि आप उस प्रोजेक्ट का फंडिंग पूरा का पूरा इक्विटी से किए हो। अब इक्विटी से किए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, बेस एनपीवी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बट
जब आप ये डिस्काउंटिंग कर रहे हो एट केई रेट करोगे, डिस्काउंटिंग एट विच रेट करोगे आप? केई रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेट, ऑल ऑफ यू। इसको क्या वर्ड यूज करते वो लोग? The discount rate which applies to such investment decision is 14%, ऐसा बोले। तो ये केई रेट बोल दो या फिर ऑब्लिक गिवन रेट बोल दो। इसको क्या बोल देंगे आप? गिवन रेट। जो भी डिस्काउंटिंग का गिवन रेट रहता है ना, वो रेट अप्लाई करना है आपको और उससे आपको आंसर निकालना है। ध्यान से सुनो, अभी जैसे मैंने बताया वैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में कैसे निकालूंगा? A/R से निकालूंगा। अब मेरा एनुअल इनफ्लो कितना है? 42 लाख से। इस प्रोजेक्ट का एनुअल इनफ्लो कितना है? 42 लाख से। और मेरा डिस्काउंटिंग रेट कितना गिवन था? 14% गिवन था। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा? 300 लैक्स। 300 लैक्स आ रहा है। और इस 300 लैक्स में से हम क्या माइनस करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 270 लैक्स दिया हुआ है, तो 270 लैक्स माइनस कर दो। तो ऑब्वियसली आपका बेस एनपीवी कितना आ गया? बेस एनपीवी आपका 30 लैक्स आ गया। समझा? अब क्वेश्चन में ये इशू कॉस्ट गिवन था। इशू कॉस्ट क्या होता है उसका वर्डिंग भी सुन लो। द एनुअल ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट required by the market on corporate undated debt of similar debentures is 10%. The after tax cost of issue are expected to be 10 lakhs. इशूइंग ऑफ डेट होता है ना, उस पर जो खर्चा होता है ना, जिसको हम लोग टेक्निकली फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? फ्लोटेशन कॉस्ट। वो फ्लोटेशन कॉस्ट आपका इशू कॉस्ट है। चाहिए तो इधर इशू कॉस्ट के वहां पर लिख देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर गिवन रहेगा तो डायरेक्ट गिवन कॉस्ट लेने का। जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन था 10 लाख, तो 10 लाख आपका फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग अनडेटेड ये इशू करने वाले डिबेंचर्स, तो इसका मतलब परपेचुअल टाइम के लिए अपन इंटरेस्ट भरते रहेंगे। उस इंटरेस्ट पर आपका टैक्स शील्ड बेनिफिट होगा। टैक्स शील्ड कितना होगा आपको? तो इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अनडेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं कितने का अनडेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, इशू करूंगा? 270 लाख का इसका आउटफ्लो है और इशू कॉस्ट इसका 10 लाख से। लिख देता हूं मैं आपके लिए, इशू कॉस्ट कितना है? 10 लाख से। तो गाइज ऐसे टाइम पर ऑब्वियसली आप क्या करोगे? टोटल फंड इशू कितना करोगे, मतलब डिवेंचर कितने के इशू करोगे? अगर तुम 270 का प्रोजेक्ट है ये सोचकर 270 इशू करोगे तो 10 लाख चला जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट में, आपके पास बचेगा 260 जो कि सफिशिएंट नहीं है। 280 का इशू करना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं? तो आपने को बोलना पड़ेगा देयरफॉर डेट टू बी इशूड कितना? 270 lakhs प्लस 10 lakhs इज इक्वल टू 280 lakhs। 280 lakhs का डेट इशू करना पड़ेगा। अब उस पर टैक्स शील्ड अगर निकालना है आपको, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड ऑन डेट, याद है शॉर्टकट तरीका जो अपन ने एमएम अप्रोच विद टैक्स में यूज किया था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड ऑन डेट इज इक्वल टू, दोस्तों याद है क्या? डेट इनटू टैक्स रेट। क्या करते हैं अपन? डायरेक्ट डेट इनटू टैक्स का रेट। डायरेक्ट आता है आंसर आपका। डेट कितने का इशू कर रहे हैं आप? 280 लैक्स। टैक्स रेट कितना है आपका? 30% है सपोज, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कितना आएगा? हाँ 84 लैक्स। 84 या 8.4? 84 लैक्स। इंटरेस्ट रेट पर टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा आपको। आपको डेट पर डायरेक्ट टैक्स शील्ड मिलता है
क्योंकि लॉजिक क्या याद नहीं आया क्या इस फॉर्मूले का आपको? ए बाय आर का लॉजिक था। ए बाय आर में अपन ने क्या किया था? डेट इनटू, यहां पे जगह नहीं है, इधर लिखता हूं। ए बाय आर के लिए अपन ने क्या किया था? डेट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टैक्स रेट, याद आया? डेट पर जो भी इंटरेस्ट भर रहे हो आप वो ये है, बराबर कि नहीं? और उस पर आपको टैक्स शील्ड मिल रहा है, इसलिए टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या बचेगा? डेट इनटू टैक्स रेट बचेगा। याद आया क्या दोस्तों? अब इन्होंने क्या किया यहां पर देखना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, उन्होंने भी वही किया, घुमा के आंसर निकाला है। इन्होंने लॉन्ग कट, मतलब ये जो अपन ने ए बाय आर किया ना, इसका पूरा सॉल्यूशन सॉल्व किया इन्होंने, ये पूरा सॉल्व किया और फिर हमने फाइनल आंसर यही आया उनका। अपन कैसे निकाले? डायरेक्टली डेट इनटू टैक्स रेट निकाले। तो 84 लाख आपका आंसर आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स, बोलो एडजस्टेड एनपीवी कितना आएगा आपका? बेस एनपीवी कितना था? 30 लाख माइनस क्या किया था अपन ने? इशू कॉस्ट मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है आपका? 10 लाख ना। एंड फिर प्लस किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पर का टैक्स शील्ड, कितना आया वो? 84 लाख। फाइनल आंसर कितना आया? 104 लाख एडजस्टेड एनपीवी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्वेश्चनर बुक। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्वेश्चनर बुक। जानबूझ के नंबर्स भी वही लिए, आप जब भी पढ़ोगे आपको इजी जाएगा सॉल्व करने में, समझने में। ये आपका एडजस्टेड एनपीवी हुआ दोस्तों। लास्ट कंसेप्ट आपका बचता है रिप्लेसमेंट। कौन सा? रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों रिप्लेसमेंट की हद तक दो बातें। जब जब आप रिप्लेसमेंट पर एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो याद रखिए आपको जो कैश फ्लोज लेने होते हैं वो क्या लेने होते हैं? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज लेने होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज? एग्जिस्टिंग के मुकाबले नए मशीन में कितना एक्स्ट्रा आउटफ्लो, एग्जिस्टिंग के मुकाबले नए मशीन में कितना एक्स्ट्रा इनफ्लो, ये सब देखा जाता है। और जो एनपीवी निकलेगा वो भी इंक्रीमेंटल एनपीवी निकलेगा। और अगर आपका इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव है तो आप रिप्लेसमेंट करोगे, अगर आपका इंक्रीमेंटल एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो आप रिप्लेसमेंट नहीं करोगे। अगर मैं आपको नोट्स के क्वेश्चंस का रेफरेंस दूं तो रिप्लेसमेंट पे हमारे पास दो क्वेश्चंस थे रेगुलर नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्रेन वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था वो 18th वन था, ओके, जहां पर अपन ने डेप्रिसिएशन अलग ट्रीट किया था और बाकी आइटम्स अलग ट्रीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके रिप्लेसमेंट के दोनों वैरायटीज कवर हो जाएंगे। 17th क्वेश्चन की मैं खासियत बात बोलता हूं, पहले एक बार बेस लॉजिक समझ लो। आपका इनिशियल हो, इंटरिम हो या टर्मिनल कैश फ्लो, हर कैश फ्लो क्या आएगा बोलो? इंक्रीमेंटल आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश फ्लो। नीचे क्या आएगा बोलो? इंक्रीमेंटल इंटरिम कैश फ्लो। और लास्ट में क्या आएगा बताओ? इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो। अब मैं आपको बता देता हूं इनिशियल कैसे निकालते हैं। ओल्ड मशीन को बेचेंगे, नए मशीन को खरीदेंगे, नया मशीन का आउटफ्लो ज्यादा रहेगा, ओल्ड मशीन का इनफ्लो कम रहेगा। आपकी जेब से आज 0 ईयर में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश फ्लो। मतलब इन शॉर्ट इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? परचेज ऑफ न्यू माइनस सेल ऑफ ओल्ड कर रहे हैं। कौन से ईयर में? ऑफ कोर्स ईयर 0 में कर रहे हैं, इनिशियल है ना, ईयर 0 में कर रहे हैं हम। और आपका आंसर आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा आपका? इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश आउटफ्लो आएगा। समझ पा रहे हो क्या आप अच्छे से? अब इंटरिम के केस में क्या करेंगे हम लोग?
इंटरिम के केस में हम देखेंगे इंक्रीमेंटल वाला कि एग्जिस्टिंग रेवेन्यू के मुकाबले एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना है, एग्जिस्टिंग सेविंग के मुकाबले एक्स्ट्रा सेविंग कितना है, ये टोटल आपके इनफ्लोज आ जाते हैं। और फिर एग्जिस्टिंग के मुकाबले एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना है, ये आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आता है। और फिर आपका सीएफएटी कैलकुलेशन वगैरह सब होगा और फिर आपका इंटरिम कैश फ्लो रेडी होगा। तो हर बार यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा सेविंग, ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। एंड एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो होगा वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। और इससे जो मतलब टैक्स वैक्स के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा और उस पर आप चार्ज करोगे टैक्स, फिर आएगा सीएफएटी, इसको आप क्या बुलाना पसंद करोगे, इंक्रीमेंटल है ना ये तो, यस। ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है ये दो तरीके से निकल सकता है। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन में दो टाइप आ सकते हैं। पहला वैरायटी आ सकता है सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक ऑफ एसेट समझता क्या, टैक्स में टैक्स आता क्या आपको, डब्ल्यूडीवी मेथड आता है क्या, सेक्शन 32, यस। डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट हो सकता है, सेम ब्लॉक हो सकता है। बेस्ट पार्ट क्या है, अपने नोट्स में मैंने दोनों वैरायटी कवर किया है। ये क्वेश्चन नंबर 17 में कवर किया, ये क्वेश्चन नंबर 18 में कवर किया है। 17th क्वेश्चन में चेंज इन ब्लॉक ऑफ एसेट निकालना पड़ता है। उस ब्लॉक ऑफ एसेट में ब्लॉक सेम है तो ब्लॉक में क्या चेंज है उसका वर्किंग करना पड़ता है। और डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट रहता है तो अपन क्या करते, ईयर न्यू मशीन WDV एंड ओपनिंग WDV डेप्रिसिएशन, ओल्ड मशीन ओपनिंग WDV डेप्रिसिएशन। तो न्यू डेप्रिसिएशन, न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन विल गिव यू एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, समझा। तो ये कहां होता है, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट में। तो डिफरेंट ब्लॉक के लिए मैं आपको वर्किंग बताता हूं, सेम के लिए भी वर्किंग बताता हूं। सेम ब्लॉक ऑफ एसेट का वर्किंग कैसे होगा, इफ सेम ब्लॉक ऑफ एसेट रहेगा तो उस केस में आप लोगे WDV बिफोर रिप्लेसमेंट, ऐड एडिशन, मतलब एसेट कितने का ऐड किया अपन ने, नया मशीन। एडिशन किसको बोलते हैं मालूम है ना, न्यू मशीन परचेस्ड। फिर लेस करेंगे डिलीशन, मतलब क्या, ओल्ड वाला जो मशीन है वो सोल्ड किया ना अपन ने, सोल्ड नहीं किया इनफैक्ट अभी तक, सेल करना बाकी है, बट फिर भी ओल्ड सेल करने वाला जो कॉस्ट है वो सेल वाला कॉस्ट आता है, उसका WDV नहीं आता, याद रखो। जितने में सेल किया उतना पूरा आता है। देयरफॉर क्या मिलता है आपको, WDV आफ्टर रिप्लेसमेंट मिलता है। अब आप क्या करोगे, देयरफॉर चेंज इन ब्लॉक ऑफ एसेट, अगर ये A था, ये B था, ये C है, ये D है, ये E कैसे आएगा मालूम है आपको, D माइनस A करके आएगा। WDV आफ्टर रिप्लेसमेंट, WDV बिफोर रिप्लेसमेंट। तो एक्स्ट्रा WDV में क्या मतलब, आपके ब्लॉक में कितना चेंज हुआ उस पर आप डेप्रिसिएशन निकालते हो। आप अगर रिप्लेसमेंट नहीं करोगे तो इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, रिप्लेसमेंट कर दोगे तो इस पर मिलेगा। तो रिप्लेसमेंट की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, दोनों का डिफरेंस है ना, आप इस पर डेप्रिसिएशन निकालते हो। ये अमाउंट जो भी आएगा इस पर आप डेप्रिसिएशन निकालते हो, इसको आप बोलते हो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इस पर जो आने वाला डेप्रिसिएशन है ना उसको आप बोलोगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, चेंज इन ब्लॉक ऑफ एसेट। ये अपन ने कहां यूज किया, क्वेश्चन नंबर 17 में। और क्वेश्चन नंबर 18 में अपन ने क्या किया, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कंसेप्ट यूज किया। डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट जब रहता है, इफ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट इज देयर, क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे है, तो उस केस में पहला कॉलम आएगा ईयर, दूसरा कॉलम आएगा आपका न्यू मशीन, चलो उसको ऊपर शिफ्ट कर देते, न्यू मशीन। न्यू मशीन के अंदर आएगा ओपनिंग WDV, उसका डेप्रिसिएशन
एट द रेट सपोज 33 1/3%. ओके, फिर ओल्ड मशीन, उसके अंदर भी ओपनिंग WDV और उसका डेप्रिसिएशन का रेट होगा सपोज 20%. तो फिर ये कॉलम ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ऐसे कॉलम बन रहे, समझ रहा है क्या? अभी तक एंड नहीं हुआ टेबल. हम इस तरीके से कॉलम बने आपके, और उसके बाद ये आएगा आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. और वो कैसे आएगा? न्यू इज सी एंड ओल्ड इज ई. समझ रहा है क्या? ये न्यू का डेप्रिसिएशन, ये ओल्ड का डेप्रिसिएशन. इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. कैन वी से रिप्लेसमेंट की वजह से ये एक्स्ट्रा अमाउंट पीएनएल डेबिट होने वाला है ईयर 1 2 3 4 जो भी ईयर्स रहेंगे उसमें. तो आप डायरेक्टली एक काम करो ना, मेथड 3 यूज करो CFAT का, और इस पर निकाल लो यहीं के यहीं पर टैक्स शील्ड. टैक्स शील्ड ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको F बुलाऊं तो ये G हो जाएगा. तो G इज इक्वल टू F इंटू 30%. एग्जाम्पल, F आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो पीएनएल डेबिट होने वाला है उस पर डायरेक्टली टैक्स रेट लगा दो, आपका टैक्स शील्ड अमाउंट मिल जाएगा. और आपके लिए लास्ट कॉलम ही कैश इनफ्लो है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पूरा वर्किंग है. और आपका लास्ट कॉलम आपका कैश इनफ्लो रहेगा. यहां पर लिख दो कैश इनफ्लो, जो आपके एनपीवी स्टेटमेंट में जाएगा. आर यू वेरी क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं अपना रिप्लेसमेंट. तो ये था दोस्तों आपके सामने कैपिटल बजटिंग. जो जो मैंने कल प्रॉमिस किया था सब कुछ कवर किया अपन लोगों ने. एंड वी आर सो प्राउड कि वी आर ऑन ट्रैक. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर व्हाट, डिविडेंड डिसीजन ले लेते. यस, कल डिविडेंड डिसीजन लेंगे. कल एक दिन में डिविडेंड डिसीजन खत्म करना है. वापस से 1 आवर से 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम लग सकता है. और उसके बाद आप 2 दिन रिजर्व रखेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस. कल का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा अपडेट कर लेना, यूट्यूब पर देख लेना एक बार. टाइमिंग शायद चेंज हो सकता है. आप लोग सब लोग यूट्यूब और आप दोनों फ्री हो क्या 1-2 बजे के आसपास? कितने? MTP? अच्छा, ICI का. ठीक है ना, तुम बाद में देख लो, कोई बात नहीं. हम लोग कल का सेशन एक्चुअली सोच रहा हूं मैं कि 12:30 से 2 o'clock लूँ. 12:30 से 2 o'clock कल का सेशन ले लेते. चलेगा? सबको चलेगा? यूट्यूब वालों भी, ऑनलाइन वालों भी, सब लोग ध्यान दो. कल का सेशन जो रहेगा वो 12:30 से 2 o'clock रहेगा. यूट्यूब फ्री रहता है क्या बाय द वे 20 मिनट का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, मैं शफल कर दूंगा. अगर यूट्यूब पर कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा. अगर कुछ चेंज रहेगा तो बस टेलीग्राम देख लेना अच्छे से एक बार. अगर कोई चेंज नहीं रहेगा तो टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं डालूंगा. डायरेक्टली हम मिलेंगे 12:30 को. 12:30 से 1:30 1:45 के बीच में हम फ्री हो जाएंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर, सी यू. एंड ये यहाँ पर एंड ऑफ इट नहीं है, याद रखिए. इन सब का आपको प्रैक्टिस करना है. मैंने हर जगह आपको लिटरली क्वेश्चन सॉल्व करने तक पहुंचाया है. अब इधर नंबर डालने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा भाई. बस ये फॉर्मेट सामने रखकर मत सॉल्व करना. ये पूरे डिस्कशन के बेसिस पर आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करना है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.